हेलो क्लास 12th न्यूक्लियर फिजिक्स। और उसमें हम जो आज टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिक्स हम कर चुके हैं, उसके लिए सेपरेट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो प्रीवियसली हम न्यूक्लियर फिजन और चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज का न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ने से पहले उसका एक क्विक रिकैप आपको दे देता हूँ। सो फिजन इज द प्रोसेस इन विच single heavier nuclei, for an example uranium, split into, कैसे स्प्लिट हो रहा है? बाय सम मीन्स, कुछ इफेक्ट होगा बाहर से। हियर बाय कैप्चरिंग अ न्यूट्रॉन splits into two nuclei, in this case barium and krypton, and release huge amount of energy. ये हो गया न्यूक्लियर फिजन। जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक न्यूट्रॉन ने इनिशिएट किया रिएक्शन, अगर हम इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और 3 न्यूट्रॉन हमें इससे मिले। क्या ये 3 न्यूट्रॉन आगे फिजन नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल चेन रिएक्शन, जो एक बार स्टार्ट हो जाती है और फिर उसके बाद चलती जाती है। एक न्यूट्रॉन कैप्चर्ड बाय अ यूरेनियम, हो गया एक्सप्लोजन, बेरियम और क्रिप्टन में 3 न्यूट्रॉन और निकले। ये 3 न्यूट्रॉन 3 यूरेनियम न्यूक्लियाई से में कैप्चर हुए एंड वंस अगेन स्प्लिट हो गए बाय रिलीजिंग 3 more neutrons, and this process goes on violently, and thus it is called uncontrolled chain reaction. Uncontrolled chain reaction, short form में लिख रहा हूं। So what is uncontrolled chain reaction? Which is self-sustained and which goes on violently. इसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा करें कि जो इस रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा है, अगर हम उसे कंट्रोल कर लें, एंड दैट थिंग इज न्यूट्रॉन। सो इफ वी समहाउ कंट्रोल number of neutron produced, then this reaction will goes on smoothly like this. Neutron आया, captured by uranium, बेरियम क्रिप्टन में डिवाइड हुआ and it released 3 neutrons. If somehow we could be able to remove this neutron or even these 2 neutrons, तो अब आगे फिजन के लिए कम न्यूट्रॉन्स हैं। इट विल बी कैप्चर्ड बाय दिस यूरेनियम एंड इट विल स्प्लिट इनटू बेरियम क्रिप्टन और whatever somewhere close by nuclei, और again it will release 3 neutron. फिर से हमने 1 या 2 न्यूट्रॉन किसी तरीके से रिमूव कर दिए। सो नाउ दिस प्रोसेस इज नॉट वायलेंट बट इट इज मूविंग स्टेडीली। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। सो अ सेल्फ सस्टेन्ड रिएक्शन, nuclear reaction, is called chain reaction, and if it is uncontrolled, it is going on violently, it is increasing exponentially, growing exponentially, then it is uncontrolled chain reaction, and if it is going smoothly, steadily, then it is controlled chain reaction. All right, तो अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। वेल, बेटर ये होता कि आपको इसकी पूरी थ्योरी बताता और उसके बाद हम काम शुरू करते, लेकिन इस समय आई वांट टू गो विद द ट्रेडिशनल वे, और मैं डायरेक्टली इसके स्ट्रक्चर के थ्रू और इसके पार्ट्स के थ्रू ये लेक्चर आगे बढ़ाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डायग्राम बना लेते हैं
और इट इज़ अ सिंबॉलिक डायग्राम। तो बहुत ज़्यादा आपको ड्राइंग नहीं करनी, बट यू हैव टू जस्ट शो द पार्ट्स एंड द अरेंजमेंट, कैसे ये इसके डिफरेंट पार्ट्स अरेंज होते हैं। नाउ यू कैन सी it is a concrete chamber which is called protective shield. आप साथ साथ में बनाते जाइए तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। प्रोटेक्टिव शील्ड मेड अप ऑफ कंक्रीट एंड lead to protect from radiation. Radiation and tremendous pressure. यहाँ एक्सप्लोजन होगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर और काफ़ी रेडिएशन एमिट होगा, उसे रोकने के लिए प्रोटेक्टिव शील्ड। थोड़ा एडिशनल नॉलेज बता देता हूँ। इसकी जो इनर सरफेस है इस पे एक रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है टू रिफ्लेक्ट बैक ऑल द रेडिएशंस। उसे मैं बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने बोल दिया। तो इन केस अगर एग्जाम में कुछ ऐसा आता है तो यू कैन इजीली आंसर दैट। आगे you need to draw these symbolic lines. These are fuel rods. इसे वैसे बाहर नहीं बनाना चाहिए, बट वंस अगेन क्योंकि हमारे पास कोई और बेस्ट मीन नहीं है कि हम इसे शो कर सकें। सो दीज आर फ्यूल रॉड्स। ऐसे बाहर निकली भी नहीं हो सकती क्योंकि ये तो पूरा रेडियो एक्टिव फैला देंगी, बट सिम्बॉलिकली आई एम डूइंग दिस। सो दीज आर फ्यूल रॉड्स। आप ऑन द सेफर साइड आप चाहें तो इन्हें टोटली अंदर बना सकते हैं। मैं ट्रेडिशनली क्योंकि ऐसे डायग्राम बनते हैं बुक्स में, इसलिए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। एंड अदर थिंग इज देयर आर सम अदर रॉड्स एंड दीज आर कॉल्ड कंट्रोल रॉड। ओके, फ्यूल रॉड हमें अभी तक यूरेनियम 238 के फिजन के बारे में पता है, तो हम उसी को फ्यूल कहेंगे। एंड हियर वी हैव कंट्रोल रॉड्स। What are control rod? They are made up of boron, cadmium, because these material अभी तक रिसर्च में ये पाया गया है कि these material have the capability of absorb fast neutron. Slow neutron. Actually, reaction is triggered by slow neutron. So these control rod absorb slow neutrons. Well, आगे बढ़ते हैं. Here, this entire region is called core. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। उसे मैं ऐसे ब्लैक डॉट्स से शो कर रहा हूं। ऐसा नहीं होता, बट अगेन इट इज सिंबॉलिक। सो दीज डॉट्स आर मॉडरेटर। मॉडरेटर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट और हैवी वाटर। और आपके कोर्स में नहीं है बेरिलियम ऑक्साइड। सो दीज आर मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम क्या है, आपको काम बताऊंगा तो यू विल बी सरप्राइज्ड। इनका काम है स्लो न्यूट्रॉन्स प्रोवाइड करना। नाउ विच काइंड ऑफ डुअल मेंटेलिटी इज दिस?
एक तो हम कह रहे हैं कि कंट्रोल रॉड से हम न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे, और ये क्या कर रहे हैं, ये स्लो न्यूट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि जब हमने जब चेन रिएक्शन की बात करी, ये कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, इसमें पहले ही जो न्यूट्रॉन है वो काफ़ी स्लो, कम क्वांटिटी में है, और कम क्वांटिटी में होने के बावजूद वो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होंगे। लेट मी शो। यहाँ when it was a violent reaction जिसमें हम न्यूट्रॉन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी न्यूट्रॉन जो निकलेंगे दे आर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन, बट दे विल रेगुलरली कोलाइड, और जल्दी ही वो स्लो हो जाएंगे और फिर आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर देंगे। बट हियर व्हेन वी आर कंट्रोलिंग दैट रिएक्शन, और हम बहुत से न्यूट्रॉन हटा दे रहे हैं, अब जो अवेलेबल न्यूट्रॉन है पहले ही कम है, और उनमें भी अगर वो फास्ट न्यूट्रॉन रहेंगे तो अवेलेबल न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे जो रिएक्शन के लिए चाहिए। ये जब तक कोलाइड करके स्लो होगा तब तक रिएक्शन की स्पीड काफ़ी स्लो हो चुकी होगी, तो इस तरीके से रिएक्शन एक पर्टिकुलर पेस पे नहीं चलेगी। तो इसलिए जो बचे हुए न्यूट्रॉन हैं एटलीस्ट वो प्रॉपर हों, हमें ऐसा ना रहे कि गेसिंग कि हमने कर दिया और उसके बाद कभी वो रिएक्ट कर पा रहा है कभी वो नहीं कर पा रहा है। तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो बचे हुए न्यूट्रॉन हैं सारे स्लो न्यूट्रॉन हैं। दैट इज़ वाई वी यूज़ मॉडरेटर। ये बचे हुए न्यूट्रॉन्स को स्लो, ये बहुत फास्ट जा रहा था बट दैट मॉडरेटर विल स्लो इट डाउन। अब वो स्लो जाएगा और डेफिनेटली वो फिजन करेगा यूरेनियम न्यूक्लियस को। सो नाउ हियर ओके, सो वन मोर थिंग, अगर रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो कोर का टेम्परेचर बढ़ेगा। उस टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम उसे रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा। सो वी विल सर्कुलेट, हियर वी हैव अ सर्कुलेशन पंप जिससे इसकी डायरेक्शन मेंटेन रहेगी। वी सर्कुलेट कूलेंट। Coolant can be ammonia, it can be carbon dioxide, it can be ice cold water, and it can be liquid sodium. And then there is a heat exchanger, वाटर इनलेट वाटर आउटलेट। ये वाटर आउटलेट नहीं, इनफैक्ट ये हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द वाटर, तो हाईली प्रेशराइज्ड स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देयर विल बी अ टर्बाइन विच रोटेट्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंजर। Okay, the question was why we supply some coolant. Actually ये सब न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया इसलिए कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। आई नो मोस्ट ऑफ यू गॉट सरप्राइज्ड कि ऐसे जनरेट करेंगे। एक्चुअली जब मैं वाज इन माय चाइल्डहुड आई यूज्ड टू हियर फ्रॉम माय एल्डर्स कि न्यूक्लियर रिएक्टर कुछ होता है उससे पावर जनरेट होती है, तो आई वॉज थिंकिंग लाइक कि कुछ ऐसा हो जाता होगा कि ये चार्जेस को सेपरेट कर देता होगा। और जब मुझे पता चला कि इससे हीट प्रोड्यूस की जाती है, उससे पानी गर्म किया जाता है और उससे टरबाइन रोटेट करके तब इलेक्ट्रिसिटी बनती है, आई वॉज डिप्रेस्ड। मैंने कहा ये क्या, मतलब ये तो वही पुराना तरीका है। बट ओके, दैट्स ओके, क्योंकि इसका जो फ्यूल है वो काफ़ी हमें वो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो आगे आप समझेंगे इस चीज़ को। इसको इस्टेब्लिश करना थोड़ा कॉस्टली है, लेकिन एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद ये कम फ्यूल में कम कॉस्ट में काफ़ी एनर्जी जनरेट करता है। वेल खैर, ये इट्स अ डिफरेंट डिस्कशन, इस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट थिंग what we will discuss here is the principle.
So the principle are moderate reproduction factor of neutrons, and second, slow neutrons are required for sustained chain reaction. Reproduction factor क्या हुआ? It is also called multiplication factor. It is given by small k. लेकिन इसका एक प्रॉपर फॉर्मूला है. फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स generated in a generation upon number of neutrons generated in previous generation. कहने का मतलब लाइक हियर एक न्यूट्रॉन था, अगली जनरेशन में 3 न्यूट्रॉन थे. रिप्रोडक्शन फैक्टर जनरेशन अपॉन प्रीवियस जनरेशन 3/1. यहां एक न्यूट्रॉन था, 2 एब्जॉर्ब हो गए, 1 बचा. रिप्रोडक्शन फैक्टर 1/1. वेल ये जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, ये एडिशनल नॉलेज के लिए बता रहा हूं. इन केस अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये अनकंट्रोल्ड हो जाएगा. इट विल लीड टू अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन एंड इट विल लीड टू अ डेवास्टेशन. दूसरा, इफ इट इज लेस देन 1 देन रिएक्शन विल बी स्टॉप्ड. थोड़ी देर में होगी, अगर बहुत ही कम है तो तुरंत स्टॉप हो जाएगी. And if it is equal to 1 then it will be steady. But in fact इसे थोड़ा सा 1 से ग्रेटर रखना पड़ता है to sustain it, और उसका पेस भी मेंटेन रहे रिएक्शन का. Second thing, slow neutrons are required to sustain chain reaction, और इसीलिए मॉडरेटर यूज होते हैं, क्योंकि जो बन भी रहे हैं वो अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन रहेंगे हमेशा तो चेन रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगी. नाउ हम उसके पार्ट्स की बात करते हैं. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग दोनों को एक ही में समझ लेते हैं. कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमने वैसे उसका डायग्राम बना दिया है, दैट्स इनफ. कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो इसके पार्ट्स को समझते समझते उसकी वर्किंग भी समझेंगे. तो नंबर 1 फ्यूल, तो वी कैन राइट यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल in the form of rods. आप चाहें तो एक लाइन एडिशनल जोड़ सकते हैं, अबव critical value. Second thing which is required, control rod. These are made up of cadmium or boron. They absorb slow neutrons and maintains steady pace of the reaction. Third, moderator. These are either graphite these are of either graphite, heavy water, ऑफ नहीं आएगा, just ignore this thing. I don't want to write wrong
वे तो ओके ग्रेफाइट हैवी वाटर which is called deuterium oxide D2O. So these have property to slow down neutron. Slow down fast neutrons. Next, coolant. To drop the temperature of the core, कूलेंट जो कि अमोनिया हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, हाईली प्रेशराइज्ड लिक्विड सोडियम हो सकता है, और आइस कोल्ड वाटर हो सकता है. Sometimes this ice cold water is actually heavy water, ice cold heavy water. So it is used in both form. वो moderator भी हो जाता है और coolant भी हो जाता है. Okay. Heat exchanger. Coolant when passed through the core, they turn out to be extremely hot gases. These hot gases further cooled by heat exchanger. ये रहा वो हीट एक्सचेंजर. इसे कंडेंसर भी लिखते हैं कुछ बुक्स में. कैपेसिटर वाला कंडेंसर मत समझना, कंडेंस कर देता है. एंड प्रोड्यूस highly pressurized steam used to run turbine and generate electricity. इससे आगे ये भी लिखना चाहिए था, which is connected to a dynamo and which generates electricity. खैर, you can cover it up. Okay, most important part which I missed, and that is protective shield. It is made up of concrete, and lead. Which ensures that
no radiation or no radiation can escape. It also prevents surroundings from high pressure and temperature. So actually in all these parts working is included. So if well, actually no one is going to ask what is the working of this reactor, क्योंकि आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है. But if someone asks, you can write about these its parts, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, क्योंकि इन्हीं में इनकी वर्किंग भी लिख रखी है. तो फिर भी एक जनरली आपको बता देता हूं कि जो ये फ्यूल है, फ्यूल रॉड्स हैं, एक्चुअली कंट्रोल रॉड्स आर रिमूव्ड सो दैट न्यूट्रॉन कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय फ्यूल रॉड्स एंड चेन रिएक्शन बिगिंस. नाउ the neutrons produced in the reaction are fast neutron. They are slowed down by moderator, and further these neutrons are absorbed by control rods in such a way so that reproduction factor is maintained slightly greater than 1. In this reaction, temperature of the core increases, which is further cooled down by the circulation of coolant, which turns into hot gases, which are supplied through heat exchanger. Through heat exchanger, highly pressurized steams are formed, which are used to run turbine, which is connected to a dynamo and produce electrical energy. So this is all about nuclear reactor, उतना जितना आपके लिए एग्जाम में जरूरी है. वेल, न्यूक्लियर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आगे आप लोगों को बताए जाएंगे. फाइनली आई वांट टू शेयर माय वर्क विद यू. ये मैंने एक कॉमिक बुक लिखी थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं. दिस इज चेरनोबिल. फुल नेम इज हीट ऑफ द हेल इन चेरनोबिल. दिस इज अ टाउन इन यूक्रेन. पहले यूएसएसआर में होता था. वेल, दिस मैं आपको इसे फास्ट पढ़ के बता देता हूँ. आप इसे देख सकते हैं और इनफैक्ट आप खुद ही इसे पढ़ लीजिएगा. आई थिंक इट इज़ रीडेबल. तो इस स्टोरी में ये होता है कि एक्चुअली इट इज़ अ ट्रू स्टोरी. चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था, उसमें एक टेस्ट किया जा रहा था. उनके कुछ खराब पुराने रिएक्टर्स थे, उनमें एक टेस्ट किया जा रहा था ये देखने के लिए कि जो कूलिंग के लिए उन्हें जो रिक्वायरमेंट है, क्या हम उसकी कॉस्ट को ड्रॉप कर सकते हैं. सो इट इज़ ऑल अबाउट दैट. तो ये कुछ इंजीनियर्स थे जो उस प्रोग्राम को देख रहे, उस ऑपरेशन को देख रहे थे. उनमें एक जो साइंटिस्ट था, ही वॉज वेरी यंग इंजीनियर. उसने इसमें फ्लॉ ढूंढ लिया था. उसने इसमें कुछ एरर देखे थे. हियर ही फाउंड सम एरर हियर.
लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं मानी। लेटर ऑन ये होने लगा कि वो ढंग से वर्क कर नहीं रहा था, और जैसे जैसे उसमें उसके कूलिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उन्हें हटाने के चक्कर में उन्होंने उसकी जो एफिशिएंसी थी वो काफ़ी डाउन कर दी थी। पावर जनरेशन हैज़ ड्रॉप्ड टू 1% ऑफ एफिशिएंसी। अब इसके बाद जब इतना कम हो गया तो जो वो यंग साइंटिस्ट था उसने रिक्वेस्ट करी कि इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया जाए क्योंकि वी आर गोइंग नोवेयर, ना इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। बट फोर्सफुली उससे ये कहा गया कि आप इस रिएक्शन को आगे बढ़ाइए। उसने मना किया, लेकिन फिर भी उसे फोर्सफुली ऐसा करना पड़ा। अल्टीमेटली जिस समय ये पता चला टेम्परेचर गेटिंग अनस्टेबल एक्सपोनेंशियली, उन्होंने अचानक से पता लगाया कि अचानक से कुछ बढ़ने लग गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पावर बढ़ाने के लिए कहा था, जो एफिशिएंसी डाउन हो गई थी और रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही स्लो हो गया था, तो उसे इंक्रीज करना पड़ा। अब देखिए कैसे इंक्रीज किया होगा, कंट्रोल रॉड्स को रिमूव करके। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फ्यूल रॉड एक्सपोज हो गई और अचानक से ये बढ़ा, और जब तक इन्हें पता चलता तब तक एक्सप्लोजन की बिगिनिंग हो चुकी थी। सो ऑर्डर किया गया कि ड्रॉप कंट्रोल रॉड इनटू रिएक्टर, लेकिन द रिएक्टर मेल्टेड कंट्रोल रॉड्स। इतना ज़्यादा वहाँ टेम्परेचर हो गया था कि वो जो कंट्रोल रॉड्स थी वो मेल्ट हो गई, वो अंदर नहीं जा सकी। एंड देन एन एक्सप्लोजन टुक प्लेस। उससे आगे आगे के इवेंट्स हैं कि किस किस तरीके से वहाँ उन्होंने कॉल करनी चाहिए, और ये अपने किसी को ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। एंड नो वन वॉज टेकिंग दीज थिंग्स सीरियसली। दिस इज ऑल अबाउट द इवेंट्स दैट टुक प्लेस। कुछ नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन में मैंने बनाया है, बट इट वुड बी समथिंग लाइक दैट। उसके बाद फायर फाइटर्स आए, बट वो तो रेडिएशन वाली बात थी, तो नथिंग वर्कड। लेटर ऑन स्पेशल टीम आई। हाँ, ये जो उनके नियर बाई सिटी थी वहाँ भी उस रेडिएशन की वजह से एक खास तरह से बहुत ज़्यादा हीट महसूस होने लगी। फिर स्पेशल टीम आई। देन रेस्क्यू ऑपरेशन बिगिन। जो वो साइंटिस्ट थे, जो यंग साइंटिस्ट था वो मर गया, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक थे वो बच गए। लेटर ऑन उन्हें सज़ा भी मिली, बट इसमें कुछ कह नहीं सकते। फिर इस चीज़ से बचने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स उस पूरे एरिया में उड़े, और उन्होंने लेड और कंक्रीट बरसाया। तो लेड और कंक्रीट क्यों? क्योंकि इट जस्ट प्रिवेंट्स द रेडिएशन। एंड लेटर ऑन एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई कि ज़मीन के अंदर ही अंदर एक सुरंग बना के अंदर से उसे कवर अप कर दिया जाए। वंस अगेन वही लेड और कंक्रीट की, और फिर उसे सैक्रोफेगस कहते हैं, सैक्रोफेगस बनाया गया। एंड फाइनली द माउथ ऑफ हेल वॉज क्लोज्ड, बट ओवर 45,000 people died. About 40 square kilometer area was evacuated. Several months later, Brukhanov was arrested, still believing that he did everything right. Dyatlov survived with radiation sickness and was arrested in December of same year. Akimov died few months after, but till the very end continued to say, I did everything right. I don't know how it happened. This illustrates that due to human arrogance and fear, civilization have to pay very heavy penalty. We pray to God to save us from such holocaust and catastrophe. Here it was Chernobyl, Russia है, Poland और बाकी की countries हैं। So the thing is कि ये चेरनोबिल डेवास्टेशन ये आपकी NCERT बुक्स में भी mentioned है, और इस पे क्वेश्चन भी आया था कि वहाँ क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो प्रॉब्लम ये बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन खैर मेरी इस कॉमिक बुक में मेंशन्ड है। तो प्रॉब्लम ये हुई थी कि क्योंकि कंट्रोल रॉड मेल्ट हो गई थी, और दे हैव जस्ट increased that reproduction factor
by a huge amount, or that lead to a huge uncontrolled reaction, और उसकी वजह से इतना एक्सप्लोजन वगैरह हो गया था. सो सेम थिंग हैपेंड देयर इन फुकुशिमा, जापान, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ सम सुनामी एंड ऑल दैट. तो उसकी वजह से वहाँ रिएक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी, बट वो भी, उसमें भी बहुत डेवास्टेशन हुआ था. तो दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. और इसके अलावा हमारी बुक में न्यूक्लियर होलोकॉस्ट का जिक्र है. न्यूक्लियर होलोकॉस्ट यही है कि अगर जैसे चेरनोबिल में हुआ, दिस इज़ न्यूक्लियर होलोकॉस्ट. एंड देयर इज़ अनदर टर्म विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर विंटर. इस कॉमिक बुक से रिलेटेड नहीं है वो. न्यूक्लियर विंटर इज समथिंग कि ये कहा गया है कि इन केस अगर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाता है तो रेडिएशन से तो उतना नहीं, रेडिएशन से तो खैर नुकसान होगा ही, लेकिन जो डस्ट और जो उससे धुआं और डस्ट और ये एनवायरनमेंट में मिलेगा, तो इतना ज़्यादा घना हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा कि जो धूप है, सन रेज हैं, वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएंगे. और जो अर्थ में जो लाइफ है उसका सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरह की ठंडक शुरू हो जाएगी. तो हमें लग रहा है उससे गर्मी होगी, रेडिएशन से अलग मरेंगे, और जो सन की लाइट हमें नहीं मिलेगी उससे अलग मरेंगे. एंड दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर विंटर. तो दिस इज ऑल अबाउट जो एडिशनल क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं. तो आई हैव कवर्ड एवरीथिंग. यू हैव रेड द दिस कॉमिक बुक, और मोर अबाउट इट आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, अपना ईमेल एड्रेस मुझे भेज सकते हैं, एंड आई कैन शेयर यू स्नैप्स ऑफ दिस कॉमिक बुक. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. बहुत पहले ये हमने बनाई थी. सो आई होप अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, this is also you will like. So this is I'm just ending up today's lecture. Thank you.